नमस्कार साथियों। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, लेकिन भारत की आज़ादी के साथ ही भारत को भारत के विभाजन की त्रासदी को भी झेलना पड़ा। कौन जानता था कि रुडयार्ड किपलिंग की ये पंक्तियां कि यदि हमने भारतीयों को शासन सौंपा तो यहाँ पर भयानक दंगे और मारकाट होगा। लेकिन इसके लिए दोषी कौन था? अहम सवाल ये नहीं है कि भारत का विभाजन कैसे होगा, बल्कि महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भारत का विभाजन क्यों होगा और इसके लिए कौन दोषी था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारत के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था। क्योंकि 3 एक्टर्स की हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें से लीड रोल में होंगे ब्रिटिशर्स। क्योंकि ब्रिटिशर्स भारत में अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते थे। साइड हीरो के रोल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग होगी। कांग्रेस चाहती थी कि भारत आजाद हो और मुस्लिम लीग अलग मुल्क चाहती थी। जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों के भारत में आने से पहले इस देश में हिंदू और मुसलमान कई सदियों से एक साथ रहते चले आ रहे थे। लेकिन उन्होंने भारत में आकर के इस प्रकार से शतरंज का खेल खेला कि भारत का विभाजन 2 भागों में हो गया। दुनिया में साम्राज्यवादी शक्तियां जहां भी हावी रही हैं, वहां उन्होंने एक पक्ष को अपने साथ मिलाया और दूसरे का दमन किया। ध्यान रखना कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने उस जमींदारी प्रथा को पुनर्जीवित किया जिसका वे अपने देश में अंत करके आए थे। क्योंकि वे जानते थे कि भारतीय समाज में जमींदार, सामंत, राजे रजवाड़ों का जितना प्रभाव है उतना प्रभाव दूसरे किसी वर्ग का नहीं है। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम इस वर्ग को अपने साथ मिलाया और दूसरे पक्ष का दमन किया, क्योंकि उनका उद्देश्य था भारत में अपनी शासन सत्ता को बनाए रखना। 1857 का जब विद्रोह हुआ, वो 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में जब राष्ट्रवाद की व्यापक लहर चली और 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कहीं ना कहीं अंग्रेज इससे डर गए, क्योंकि वो जानते थे कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं और यदि हिंदुओं ने कांग्रेस के झंडे के नीचे एकत्रित होना शुरू कर दिया तो उनको कल ही बोरिया बिस्तर बांध करके भागना पड़ेगा। इसलिए अब उन्होंने मुस्लिमों के तुष्टीकरण की नीति अपनाई। जबकि 1857 के विद्रोह में मुस्लिमों को गद्दार करार दिया था इन्हीं अंग्रेजों ने, और अब वो मुस्लिमों के तुष्टीकरण और मुस्लिमों को रियायतें देने पर उतारू हो गए। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो 1905 के बंगाल विभाजन को इसलिए किया गया था ताकि भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की लहर को कमजोर किया जा सके। और 1906 में मुस्लिम लीग की वो सारी मांगें मान ली गईं जो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक मांगें थी। और सांप्रदायिकता की नींव को 1909 के अधिनियम में उन्होंने एक प्रकार से भारत में इसकी नींव डाल दी। 1909 के अधिनियम में जिस प्रकार से अंग्रेजों ने सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की मुस्लिमों के लिए, उससे उन्होंने इस देश में सांप्रदायिकता की नींव को डालने का काम किया। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में, तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के बाद अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध दुनिया में लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर लड़ा और मुसलमानों से उन्होंने सहयोग मांगा। जब मुसलमानों से उन्होंने सहयोग मांगा तो मुस्लिमों ने इस बात पर सहयोग देने का आश्वासन दिया कि तुर्की के खलीफा की खिलाफत को यदि सलामत रखा जाएगा तो वो उनका सहयोग करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से साम्राज्यवादी शक्तियों ने दुनिया को बांटा और तुर्की के खलीफा की खिलाफत को खंड खंड किया, उससे मुस्लिम कहीं ना कहीं आक्रोशित हो गए और अब वे अंग्रेजों के खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। ध्यान रखना, यदि मुसलमानों की राजनीतिक निष्ठा अंग्रेजों के प्रति थी तो धार्मिक निष्ठा उनकी तुर्की के खलीफा के प्रति थी और राष्ट्रीय निष्ठा उनकी भारत के प्रति, क्योंकि उस समय भारत विभाजन का विचार पैदा नहीं हुआ था। इधर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहती थी। इसलिए 1916 में जब लखनऊ समझौता हुआ तो 1916 के लखनऊ समझौते में
कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की उस सांप्रदायिक मांग को मान लिया जिसकी व्यवस्था अंग्रेजों ने 1909 के अधिनियम में की थी। इस सांप्रदायिक मांग को मांग करके कहीं ना कहीं कांग्रेस के बारे में यह कहा जाता है कि उसने एक भारी भूल की, लेकिन अंग्रेजों को अपनी शरारत भरी चाल चलने का मौका मिल गया और 1919 के अधिनियम में उन्होंने पृथक निर्वाचन को सिखों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों तक भी बढ़ा दिया। वो यहीं पर भी नहीं रुके, क्योंकि उनका अंग्रेजों का एकमात्र यदि उद्देश्य था तो उद्देश्य था भारत में अपनी सत्ता को बनाए रखना। इसलिए उन्होंने हिंदू वर्ग से दलितों को भी पृथक करने की चाल चली और 1932 में जब सांप्रदायिक पंचायत आया तो दलितों को भी पृथक निर्वाचन देने की बात कही गई, लेकिन गांधी अंबेडकर की दूरदर्शिता की वजह से संभव नहीं हो पाया। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के पश्चात क्योंकि कांग्रेस अंग्रेजों का समर्थन नहीं कर रही थी, कांग्रेस चाहती थी कि अंग्रेज पहले भारत को उसकी आजादी का आश्वासन दें, लेकिन मुस्लिम लीग की ओर से उन्हें आश्वासन मिल गया और जब मुस्लिम लीग की ओर से उन्हें आश्वासन मिल गया तो इसका उन्हें गिफ्ट भी मिला। 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आया, जिसको कहा जाता है कि चर्चिल ने अपनी कुटिल कूटनीति से तैयार किया था, उसमें एक शर्त ये जोड़ दी कि भारत में अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना शासन नहीं सौंपा जाएगा भारतीयों को। हाल ही में लिनलिथगो और जेटलैंड के दस्तावेजों से इस बात का खुलासा होता है कि अंग्रेज भारत में किस कदर पृथक राष्ट्र की मांग को बढ़ावा दे रहे थे। लिनलिथगो ने लाहौर अधिवेशन के 6 सप्ताह पूर्व मोहम्मद अली जिन्ना से कहा कि यदि वो चाहते हैं कि उनका कोई मामला इंग्लैंड में असफल ना हो तो वो अपने निकट भविष्य की योजना बना लें। और 1940 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की मांग कर दी। इस प्रकार से इन दस्तावेजों से कहीं ना कहीं ये मालूम चलता है कि अंग्रेज किस प्रकार से भारत के विभाजन को हवा दे रहे थे। और 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो 1942 के क्रिप्स मिशन में उन्होंने प्रावधान ये किया कि जो भी रियासत या प्रांत संघ में शामिल ना होना चाहे वो ब्रिटेन से अलग से समझौता कर सकता है। इस प्रकार से 1942 के क्रिप्स मिशन में प्रत्यक्ष रूप से ना सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं अलग मुल्क की मांग को हवा दी जा रही थी और रही सही कसर 1946 के कैबिनेट मिशन ने पूरी कर दी। और फिर उसके पश्चात 14 अगस्त 1947 को भारत का 2 भागों में विभाजन हुआ। तो अंग्रेज कहीं ना कहीं भारत के विभाजन के लिए दोषी थे। अब हमें अंग्रेजों के साथ साथ थोड़ा सा उस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को भी देखना पड़ेगा कि उस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कैसी थी। आपको मालूम होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया का 2 भागों में विभाजन हो गया, साम्यवाद और पूंजीवाद। साम्यवाद की अगुवाई सोवियत संघ कर रहा था और पूंजीवाद की अगुवाई अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे देश कर रहे थे। साम्यवाद की लहर केवल सोवियत संघ में ही नहीं बल्कि चाइना में भी चल रही थी और भारत का भी झुकाव कहीं ना कहीं समाजवाद की ओर था। और अमेरिका और ब्रिटेन एक ऐसा मुल्क चाहते थे जहां ना साम्यवाद हो और ना पूंजीवाद हो, ताकि वहां आसानी से अपने अड्डे बना करके एशिया के देशों पर वो अपनी निगाह रख सकें। और सीटो सेंटो की सदस्यता को जिस प्रकार से पाकिस्तान ने स्वीकार किया, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश भारत में अलग मुल्क के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। हमने यहाँ पे 3 एक्टर्स की बात की थी, जिसमें से लीड रोल में ब्रिटेन था और साइड हीरो के रोल में कांग्रेस और हिंदू संगठन, मुस्लिम लीग और मुस्लिम संगठन। इन 2 पक्षों की बात करना अभी बाकी है।
कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग बंटवारे के लिए किस हद तक जिम्मेदार थी। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कि अंग्रेज कहां तक जिम्मेदार थे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कांग्रेस कहां तक जिम्मेदार थी, और फिर नेक्स्ट में बात करेंगे कि मुस्लिम लीग कहां तक जिम्मेदार थी, क्योंकि तभी कोई निष्कर्ष निकल सकता है कि कौन आखिरकार भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार था। क्योंकि जब तीनों ही लोगों के आप तर्कों को समझेंगे, तब कहीं ना कहीं जाकर के आप निष्कर्ष निकालने में सफल हो पाएंगे। अदरवाइज पहले से ये निष्कर्ष निकाल लेना कि सिर्फ अंग्रेज दोषी थे या कांग्रेस दोषी थी या मुस्लिम लीग दोषी थी, हमारे लिए अभी उचित नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कि कांग्रेस इस संगठन के लिए अलग विभाजन के लिए कहां तक जिम्मेदार थी। आज के लिए बस इतना ही।